Good morning, students. Welcome to Past International Senior Secondary School, class 12 English medium. टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था अपना केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का आज 9th पार्ट लेकर के मैं आया हूँ। चलिए लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था हमने इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बराबर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने इसको अपने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट यानी कंसंट्रेशन वाले पार्ट में पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि सर जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते जाएंगे आपकी जो रेट है वो इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इनके बीच में कोलोजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी हायर हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द सिंपलेस्ट चीज। ओके, अब सर हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट मींस n से डिनोमिनेट करते हैं। हमने कल कहा था कि सर n क्या हो सकता है, n इंटीजर हो सकता है, n क्या हो सकता है और n नेगेटिव हो सकता है, n जीरो हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट n इज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। n जो होता है वो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मींस आपको अगर किसी का ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू बैलेंस इक्वेशन, यानी आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको क्या शो करता है, बैलेंस इक्वेशन शो करता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड ही नहीं करता ये n। ओके, नाउ हमने कहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अब वही बात हमने ये कहा था कि सर और क्या, तो हमने कल एक इक्वेशन लेकर के कहा था कि सर जब रेट लॉ लिखा जाता है, रेट लॉ का क्या मतलब होता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration step of A and concentration step of B, A की पावर स्मॉल p, B की पावर q। तो कहा सर इन रेट लॉ concentration step of reactants पावर का जो सम होता है, पावर ऑफ concentration step of reactant, पावर ऑफ concentration step of reactants का जो सम होगा दैट मींस ओवरऑल जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा p plus q, उसको हम क्या बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको अपन ने कैलकुलेट किया है। इससे आगे और बात करेंगे यार, हम एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों के माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि सर ये थ्योरेटिकल क्यों कैलकुलेट नहीं की जा सकती, थ्योरेटिकली क्यों कैलकुलेट नहीं की जा सकती। आप कह लो हाउ, ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर ही कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, थ्योरेटिकल तो होना ही चाहिए ना। तो देखिए आज अपन बात करेंगे और आपने ये भी कहा ना स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। आई होप आपके माइंड में ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो ओनली एंड ओनली फाइंड टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, चलिए एक एग्जांपल है बेटा, ये एक रास्ता है, ठीक है बेटा, यहां आपकी क्या है स्कूल, ये स्कूल है, ये आपका होम घर है। मोस्टली आपको पता है सर यहां से स्ट्रेट वे है जाने का, और आपको सर एवरेज है आप कहते हैं कि सर घर से स्कूल या स्कूल से घर पहुंचने में मे बी आपका 15 मिनट्स या हाफ एन आवर जो है वो कंप्लीट होता है। यहां से यहां या यहां से यहां आपको हाफ एन आवर का नॉर्मली पहुंच जाओगे। अब हुआ क्या सर, बारिश का टाइम था, इन रेनी सीजन हुआ क्या सर, यहां इस रोड पे इतना बड़ा सा क्या हो गया, गड्ढा बन गया, ठीक है ना सर, गड्ढा बन गया। अब हुआ क्या सर, आप बाइक लेके घर से निकले, लेकिन यहाँ पर क्या था, बहुत ट्रैफिक था क्योंकि स्पेस कम था और गाड़ियों का आना जाना बहुत ज्यादा था। अब यहाँ से आपकी प्रिंसिपल मैम ने आपको कॉल किया कि आप कितनी देर में जो है वो स्कूल पहुंच रहे हो, बट आप क्या कहोगे कि इट्स डिपेंड ऑन ट्रैफिक, यानी अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो क्या आप जो नॉर्मल टाइम पे पहुंच रहे थे क्या पहुंच जाओगे, क्या नहीं पहुंचोगे ना। तो ये कब, जब आप खुद यहां पर गए, आपने एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखा कि यहां ट्रैफिक ज्यादा है, इसीलिए मैं वहां उस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। सही बात है ना। क्या आप यहां घर बैठे बैठे ये अंदाज लगा सकते थे क्या कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा इतनी देर में, नहीं लगा सकते थे ना। तो आपने क्या किया, आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है ना, आप गए रोड पे, आपने गए वहां पर ट्रैफिक देखा, हो सकता है यहाँ ट्रैफिक कुछ
कुछ भी नहीं हो, आप पहुंच भी जाओ और हो सकता है कि वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। तो या सिमिलर बात है, तो हम ये वही वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है जल्दी भी कंप्लीट हो जाए और मे बी नॉट। ये किससे पता चलेगा? ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। विदाउट एक्सपेरिमेंट आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो जो ये बीच में जो लास्ट है ना, देखिए हमेशा याद रखिएगा, कोई सी भी रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्शन इट्स नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट इन वन स्टेप। जरूरी नहीं है कि वो वन स्टेप में कंप्लीट हो, वो बहुत से स्टेप है जो टफेस्ट रिएक्शन होती है। आगे अपन एग्जांपल पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी ये बहुत ज्यादा है कि एक रिएक्शन जरूरी नहीं है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, एक से ज्यादा स्टेप में भी कंप्लीट होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्या होता है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही उसका क्या होता है? रेट कैलकुलेट करने या ऑर्डर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमेशा किसी भी रिएक्शन का कौन सा होगा? स्लोएस्ट स्टेप होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट जो होती है बेटा, रेट वो ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप, यानी वो भले कितने भी स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी रेट को कंप्लीट यानी रेट को डिसाइड करने वाला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा? उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा। और यही हम कहां सीखते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में इसको सीखा जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है बेटा? स्लोएस्ट होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये कब पता चलेगा कि स्लोएस्ट स्टेप है या फास्ट स्टेप है? ये हमें आइडेंटिफाई हुआ प्रैक्टिकली, है ना? जब हमने प्रैक्टिकल किया तब हमें पता चला कि ये रिएक्शन 1 2 3 4 स्टेप पे कंप्लीट हो रही है, कौन सा स्टेप स्लो है, और उस पे हमने रेट को क्या कर लिया। तो हमें ये थोड़ी देखते ही हम उसकी जो है ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ऑर्डर डिपेंड करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप काउंट करेगा जब हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल तौर पर वैल्यूज देखेंगे। बोलिए अब क्लियर हुआ आप लोगों के बात? चले आगे। ओके, नाउ अपन ये अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या कैसे आप लोगों को जो है वो प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने। उससे पहले अपन एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज याद करेंगे। अगर जिस चीज को मैं बता रहा हूं अगर समझ गए तो न्यूमेरिकल करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के आएगी नहीं। ठीक है ना बेटा? चलिए नाउ स्टार्ट। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, हमने अभी जस्ट कही थी कि ये स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। तो अपन ये कहते हैं, देखिए सर, A plus B plus C gives product। ठीक है ना? यानी A plus B plus C तीन ऐसे रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। मैं यहां पे लिखता हूं रिएक्शन नॉट बैलेंस्ड, यानी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं, बिकॉज़ हमें स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। स्टोइकियोमेट्री तो हमें ऑर्डर निकालने के लिए कोई लेना देना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री डिपेंड्स करती है आप लोगों के मॉलिक्यूलरिटी पे, और मॉलिक्यूलरिटी में आप लोगों को इसके जस्ट बाद में, क्योंकि एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बेटा, A plus B plus C जो है वो निकालना। अब देखिए आप लोग कैसा रेट सिंपल है कि अगर आप लोगों को अलग-अलग बात करूं मैं कि अगर मेरे को ऑर्डर A के बिहाफ पे निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? B और C को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली तौर पर। अगर मुझे ऑर्डर A के बिहाफ में निकालना है तो मुझे किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा? B और C को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे B के बिहाफ में निकालना है एक्सपेरिमेंटली तौर पर तो A और C को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर C के बिहाफ में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? तो सबसे पहले देखो अपन एक बात कर देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आफ्टर experiment B concentration of B and concentration of C is equal to constant। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या किया बेटा? B और C के कंसंट्रेशन को क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। concentration of A depends on concentration of A। तो मैं क्या कहूंगा यहां से? तो देखो अपन क्या कहेंगे? रेट is directly proportional to A की पावर में देखो P। ठीक है सर, A की पावर P। अब कहा सर व्हाट इज P? यहां ऑब्वियस बात है क्वेश्चन आएगा आप लोगों के P क्या है सर?
P is order of reaction with respect to A. P क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A. सिर्फ A की बात कर रहे हैं अपन लोग। जब A के ऊपर डिपेंडेंट कब होगा? जब B और C कांस्टेंट होगा। ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आप लोगों को। इसका कांसेप्ट है, ये समझ लीजिए। चलिए सेकंड बात करेंगे, तो क्या करेंगे? आप सेम सिमिलर बात करेंगे। आफ्टर एक्सपेरिमेंट concentration of A and concentration of C is equal to constant। अगर मैं तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ B पर। तो अपन क्या करेंगे बेटा कि रेट इज इक्वल टू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और B की पावर में देता हूं Q। व्हाट इज Q? Q is order of reaction with respect to B। मैं यहां लिख देता हूं हियर Q is order of reaction with respect to B। पूरी बात समझ में आ रही? क्लियर है इतना यहाँ पर आप लोगों को? चलिए यहाँ से मैं एक और चीज बात करता हूँ। अपने पास एक और रिएक्टेंट है C, तो देखेंगे अपन इससे कोई सिमिलर चीज लिखते हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंट concentration of A and concentration of B is equal to कांस्टेंट, है ना? हमने इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया। तो रेट किस पे डिपेंड करेगी बेटा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बेटा? C की पावर, और C की पावर में दे देता हूं R, है ना? हियर R इज, मैं क्या लिखूंगा? R इज क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू C। बोले समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए हमें एक एक करके एक के यहाँ पे अगर रेट निकालेंगे तो क्या होगा? अदर जितने भी दो रिएक्टेंट है उनको हमने क्या कर लिया? कांस्टेंट कर दिया। तो एक एक की भी यहाँ पे। अब अगर अपन बात करें यहाँ से देखना ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या होगी? देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो रेट, ये भी रेट है, इक्वेशन फर्स्ट सही है ना? सेकंड इक्वेशन सेकंड, ये भी क्या है? रेट भी है, ये भी रेट है, और इक्वेशन थर्ड भी क्या है? रेट। तीनों रेट को है, तो मैं सीधा तीनों को अगर मैं क्या करूं? इक्वल कर दूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर B, B की पावर Q एंड C की पावर R। ठीक है सर? अब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं बेटा, तो क्या आता है कि रेट इज इक्वल टू, यहां एक आता है कांस्टेंट K, दैट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट। क्या आ जाएगा आपकी? A की पावर B, B की पावर Q एंड C की पावर R। दैट्स कॉल्ड रेट लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ अगर क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो सीधा आप लोगों को क्या देगा बेटा? रेट लॉ देगा अगर इक्वेशन का। बिकॉज़ अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा तो आपको 101%, क्योंकि ये कैसी है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो आपको क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा। विदाउट हिंट आप लोगों से ये क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट आप एग्जाम में थोड़ी कर सकते हो, है ना? तो वहां से विदाउट हिंट आपको यहां से क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल है। समझ वाली बात? कैसे हिंट देगा वो अपन आपका प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो यहां से क्या हो गया? हमने क्या कैलकुलेट कर दिया? रेट लॉ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अपन यहां ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन निकाल ले। तो कहां से? ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन स्टेप। सम क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R। ये तो है आपका क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको क्या प्रोवाइडेड हुआ है बेटा? आपको रेट लॉ प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? डन। अब देखो इसी से रिलेटेड अपन क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट कोर्स में, यानी पार्ट 10 में अपन लोग क्या करेंगे? इससे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का ये कॉन्सेप्शन बेस्ड जो चीज है, न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट होना क्लियर जरूरी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल आप इजी गोइंग में कर जाओगे बेटा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में नोट डाउन करें ताकि आप और
इसको लर्न भी करें ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल इससे करते रहे। कंटिन्यूस बने रहिए पार्ट 10 में, नहीं तो ही आपको जो है न्यूमेरिकल समझ में आएगा, अन्यथा न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।